प्रिय छात्र, आज हम लोग बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना जाएगा। यह आपके सिलेबस में लेक्चर 1 और 2 के अंतर्गत रखा गया है। यह आपके फर्स्ट पेपर का शुरुआत होता है यहाँ से, जिसमें टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी आता है। तो यह टैक्सोनॉमी शुरुआत होता है और उसका आरंभ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से होता है। क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर हमें पढ़ना है, पर उसमें जाने के पहले थोड़ी सी इसकी बुनियादी बात हम लोग करेंगे। यह कि 2 लाख स्पीसीज प्लांट्स की हैं, तो इसके बारे में आसानी से न कोई जान सकता है, न कोई इसे अपने दिमाग में रख सकता है। तो इसे एक ढंग से पढ़ने के लिए, थोड़ा अपने कार्य को आसान करने के लिए, पादप जगत में एंजियोस्पर्म को कम श्रम से समझने के लिए इनके वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी। और यह वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर के द्वारा जो दिया गया वो हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो वर्गीकरण का कार्य किया जाता है, तो इसमें कुछ आधार होगा जिसके बेसिस पे इन पौधों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो ये जो आधार हैं वो कौन सा है, इसके आधार पर 3 प्रकार के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं तो इसके पीछे तात्पर्य यह है कि कोई एक कैरेक्टर लिया गया और उसी के आधार पे सबको वर्गीकृत कर दिया गया और ग्रुप बना दिया गया। उदाहरण के लिए मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया इत्यादि। तात्पर्य यह है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया गया एंड्रोसियम, और उसके बाद सिर्फ इस एक एंड्रोसियम देख के ये जितने भी प्लांट हैं उसको इस प्रकार से ग्रुप में बांट दिया गया कि एंड्रोसियम 1 है, 2 है, 3 है या क्या है। तो इस प्रकार से यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ। इसका समस्या यह इससे उत्पन्न होता है कि उस प्लांट के ग्रुप के बारे में जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये सारे प्लांट विकसित हुए हैं इवोल्यूशन के द्वारा, विविधीकरण हुआ है इनमें। तो वेरिएशन, सिलेक्शन और इवोल्यूशन, स्पेसिएशन और इवोल्यूशन, तो यह क्रम चलता है। तो इसमें क्लोजली एलाई जो हैं, जो एक ही समीप के प्लांट हैं, वो एक कैरेक्टर लेने की वजह से बड़ी दूर दूर तक बिखर जाते हैं, और जो ग्रुपिंग हमारी बनती है वह बहुत हेटेरोजीनस हो जाती है। इसका मतलब एक ग्रुप का जब हम अध्ययन करने चलते हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पे समझना चाहते हैं, तो बस एक एंड्रोसियम का ही पता चलता है, बाकी की समानता की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो यह आर्टिफिशियल, ये प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, ये अब उस पर ऐतिहासिक जिक्र किया जाता है। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिया जाता है। तो जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिया जाता है तो उस ग्रुप में आने वाले उतने सारे कैरेक्टर उसके सभी सदस्यों में मिलता है, तो थोड़ा उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है। और एक कैरेक्टर जब लीजिएगा तो वो हेटेरोजीनस हो जाता है उसकी तुलना में, माने आर्टिफिशियल की तुलना में। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है यह होमोजीनस होता है। इसमें चूँकि कई कैरेक्टर लिए गए हैं, तो क्लोज एलाई जो हैं, जो पास पास के फैमिली हैं, वो एक ही स्थान पे वर्गीकरण में अपना स्थान पाते हैं। अब यह जान लें कि मुख्य मुद्दे पे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हमारे सिलेबस में है। अब
एक और प्रकार बच गया जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वर्गीकरण के वैज्ञानिकों का यह सदैव मंजिल रहा है, उद्देश्य रहा है कि एक ऐसा वर्गीकरण स्थापित कर दें जिसमें हर प्लांट के ओरिजिन और उसके किस किस में इवोल्यूशन हुआ ये पता चल जाए। फाइलोजेनी का मतलब होता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से यदि एक ट्री की कल्पना किया जाए, एक वृक्ष की, तो जैसे नीचे से शाखा मोटा सा स्टेम आता है, उससे ब्रांचेज आते हैं, फिर ब्रांच से और पतली टहनियाँ आती हैं और उसके बाद पत्ती आता है। तो इसी प्रकार से कहा गया कि नीचे से ऊपर चलते समय कहाँ से किसका ओरिजिन हुआ यह पता चलता रहे। जैसे मान लीजिए पत्ती है फैमिली, तो पता है कि ये पत्ती इस टहनी से आया, यह टहनी इस ब्रांच से आया, यह ब्रांच इस मुख्य एक्सिस के इस स्थान से निकला है। ठीक है, तो ओरिजिन और इवोल्यूशन, फाइलोजेनी ट्रेस किया जा सके, फाइलोजेनेटिक ट्री का निर्माण हो वर्गीकरण की दुनिया में, यह मंजिल रहा है वैज्ञानिकों का, जो आज तक नहीं प्राप्त हो सका, पर इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और हर नया क्लासिफिकेशन जो आता है वो पीछे वाले से कुछ बेहतर होता है। अपने अध्ययन के आधार पे कुछ कैरेक्टर को स्टडी करके पाया जाता है कि नहीं, ये इससे ओरिजिन हुआ है या इसका इवोल्यूशन इसमें हुआ है, तो उसके पोजीशन को चेंज करता हुआ एक नया वर्गीकरण आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक और मुद्दे की बात है हमारे सिलेबस संबंधित, कि जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये है तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पर बड़ी आश्चर्यजनक तौर से आज तक जो और भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विकसित हुए हैं, जैसे हचिंसन का, दहेलग्राम का, कर्नक्वेस्ट का, तख्ताजन का, तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विकसित हुए हैं उनके समान ही होमोजीनस ग्रुपिंग ये दिखाता है, और प्लेस जो फैमिलीज का है वो ठीक लगभग उसी प्रकार से है। मतलब अपने प्रेजेंट डे नॉलेज जो हुआ, जिसका समावेश किया गया है वर्गीकरण में, तो बिना इसके किए हुए भी बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी क्लोज टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब हम लोग बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे डायरेक्ट आते हैं। तो पहले हम लोग जाने कि ये दोनों लोग हैं कौन। तो जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, ये दो वनस्पति शास्त्री हैं जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन से एसोसिएटेड थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम है? जेनेरा प्लांटोरम। जेनेरा प्लांटोरम यह मल्टी वॉल्यूम बुक है, कई वॉल्यूम में यह लिखा गया है, और इसी पुस्तक में बेंथम एंड हुकर के द्वारा स्थापित वर्गीकरण आया। जेनेरा प्लांटोरम उस समय तक, बेंथम एंड हुकर के समय तक, जितने भी ज्ञात जेनेरा थे प्लांट, उनका इसमें स्थान निर्धारित किया गया था, इसमें उनका वर्गीकरण मिलता है। ठीक है, यह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के कारण होमोजीनस कंडीशन होता है, और आश्चर्यजनक तौर से आज के मॉडर्न फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट से भी यह टैली करता है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन्होंने हर प्लांट का फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन खुद से देख के उसके कैरेक्टर का एनालिसिस किया, उसका राइटअप तैयार किया, और उसके बाद जिस प्लांट से का अध्ययन करके राइटअप तैयार किया, उस प्लांट का हर्बेरियम बना के, और यह रॉयल बोटेनिकल गार्डन के हर्बेरियम में उसे रखा, सुरक्षित रखा। क्यों सुरक्षित रखा? जब कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उस हर्बेरियम से अपने द्वारा खोजे किसी प्लांट का कंपैरिजन कर सकता है,
और आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यदि उसका सैंपल भेज दीजिएगा तो वहाँ पर उस हर्बेरियम से उसे मिलान करके समझ लिया जाएगा कि ये वही है कि नहीं है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और कंपैरिजन का भी काम आता है। और इसी के आधार पे नए जेनेरा और स्पीशीज का आप निर्माण भी कर सकते हैं। यदि वहाँ से यह हो गया कि नहीं यह उससे अलग है, जिस जेनेरा के काफ़ी नज़दीक है पर उससे अलग है, इन दो कैरेक्टर के आधार पे तुरंत उसका स्पीशीज बदल दीजिए, यह आपका खोज हो जाएगा। तो यह आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन सरल होता है और सारे प्लांट का सीधे अध्ययन करके डिस्क्रिप्शन, और उन लोगों ने उस प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके हर्बेरियम के रूप में वहाँ रखा। यह बड़ी भारी विशिष्टता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। बेंथम एंड हुकर सिस्टम किस पर आधारित है? तो इनके पहले एपी डी कैंडोल ने जो दिया था वर्गीकरण, उस पर यह आधारित है। बहुत कुछ उससे मिलता है, उसी का रिफाइनमेंट करके ये बना है। इन्होंने डिस्सी फ्लोरे को थैल्मी फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरे के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया पॉलीपिटैली के अंतर्गत। मतलब यह कि एक ग्रुप है सीरीज पॉलीपिटैली, और उस पॉलीपिटैली के दो भाग पहले होते थे, कैल्सी फ्लोरी और थैल्मी फ्लोरी। उन्होंने कुछ प्लांट को एक जगह एकत्रित करके डिस्सी फ्लोरी नाम का एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिया। दूसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया कि जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट से निकाला और डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। होता क्या था कि पहले डाइकॉट में ही जिम्नोस्पर्म को पढ़ा जाता था, लेकिन इन्होंने ये बात समझा और जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट से एकदम बाहर निकाल दिया और निकाल के डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा। हालांकि यह इनकी डिमेरिट है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से ही अलग हो जाना चाहिए था। खैर वह बाद में आगे चल के हुआ। फिर भी इतना तो इम्प्रूव इन्होंने किया कि जिम्नोस्पर्म को समझ लिया कि यह अलग है और इसे वहाँ से हटा के और डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा, उनके बराबर पैरेलल करके, न कि डाइकॉट के अंदर का एक ग्रुप बना दिया। They placed Rannels in the beginning and grasses at the top. रैननकुलेसी फैमिली जो रैनेल्स आर्डर में आता है, और पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी जो कि ग्रासेज में आता है। तो रैनेल्स एकदम प्रिमिटिव शुरुआती माना गया और पोएसी को एकदम सबसे एडवांस माना गया। यह बात आज तक सत्य है। ये देखिए यहाँ पर इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है यह समरी है, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि आर्डर ऑफ फैमिली के रूप में जाएंगे जब आप, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी जो न कोई उसे याद कर सकता है और न उसे परीक्षा के सीमित समय में लिख सकता है। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर यह एक समराइज्ड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है। ये क्या हुआ? आउटलाइन क्लासिफिकेशन। तो अब ये वर्गीकरण आप लोग यहाँ पर देखें कि मुख्य रूप से ये किस किस ग्रुप में बांटा गया है। तो एक तो इन्होंने प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगैमिया में कर दिया, जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते थे, और दूसरे को फैनेरोगेमिया कर दिया जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में टैक्सोनॉमी में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। बीएससी 1 में आप बाकी क्रिप्टोगैमिया पढ़े थे, इसलिए उससे कोई मतलब अब नहीं रहा यहाँ पर हम लोग के संदर्भ में। फैनेरोगैमिया फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट को 3 भाग में, 3 क्लासेज में इन्होंने बांट दिया, और 3 क्लास कौन कौन है? डाइकोटिलेडन जिसमें 2 कॉटिलेडन होता है जिसके सीड में, जिम्नोस्पर्म जिसका सीड ही नेकेड होता है, और मोनोकॉटिलेडन है जिसमें 1 कॉटिलेडन होता है। ठीक है, फैनेरोगेमिया के 3 क्लासेस, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जब डाइकॉट की बात करते हैं, अब देखिए ये डाइकॉट हो गया, तो इसको 3 ग्रुप में
जो कि सब क्लास के नाम से जाना जाता है, में बांटा गया। पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली और एपिटैली माने पेटल नहीं है, या मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटल माने पेटल है, ज़्यादा है, और सब फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। गैमोपिटैली, इसका मतलब पेटल है, अनेक हैं और वो आपस में जुड़े हैं, चाहे कम जुड़े हों चाहे ज़्यादा, पर जुड़े हैं। और तब मोनोक्लेमाइडी, जिसे सरल भाषा में एपिटैली कहते हैं, इसमें पेटल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इन 3 सब क्लासेज में बांटा गया। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीपिटैली ग्रुप का। देखिए, पॉलीपिटैली को सीरीज में फिर बांटा गया, और यह जो सीरीज में बांटा गया तो इसमें 3 सीरीज आए, थैल्मीफ्लोरे, डिस्सीफ्लोरे, कैल्सीफ्लोरे। थैल्मीफ्लोरे के अंदर 6 ऑर्डर और 34 फैमिलीज हैं। डिस्सीफ्लोरे में 4 ऑर्डर्स और 22 फैमिलीज हैं, और कैल्सीफ्लोरे में 5 ऑर्डर्स और 27 फैमिली हैं। ठीक है, अब गैमोपिटैली को भी इसी प्रकार से 3 सीरीज में बांटा गया। पहला इनफेरी, दूसरा हेटेरोमेरी और तीसरा बाइकार्पिलेट। इनफेरी में 3 आर्डर और 9 फैमिलीज हैं, हेटेरोमेरी में 3 आर्डर और 12 फैमिलीज हैं, और बाइकार्पिलेट में 4 ऑर्डर और 23 फैमिलीज हैं। आइए अब हम लोग देखें मोनोकॉट के बारे में। मोनोकॉट नहीं, ये क्या चीज़ बोला जाता है? मोनोक्लेमाइडी। और इसका दूसरा नाम क्या है? एपिटैली, जिसमें पेटल नहीं होते हैं। इसके जो सीरीज बने हैं उसमें है कर्व इम्ब्रिये, इसमें 6 फैमिलीज हैं। मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिस, एक फैमिली। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, इसमें 3 फैमिली। माइक्रो इम्ब्रिये, 4 फैमिली। देखिए, और आगे बढ़ते हुए डायफेनेल्स, इसमें 5 फैमिली हैं। एक्लेमाइडोस्पोरे, 3 फैमिली। यूनिसेक्सुअल्स, 9 फैमिली। ऑर्डिना एनोमैली, इसमें भी है 9 फैमिली। ये हुआ आपका डाइकाट का ब्रॉड आउटलाइन क्लासिफिकेशन। अब आइए हम लोग चलते हैं मोनोकाट में। कारण इसका ये है कि जिम्नोस्पर्म हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यहाँ एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण चल रहा है, जिम्नोस्पर्म का नहीं। ये देखिए, अब ये मोनोकॉटिलेडन है, जिसमें कॉटिलेडन 1 होता है। जब कॉटिलेडन 1 होता है तो इसे फिर सीरीज में बांटा गया, और वह सीरीज हैं माइक्रोस्पर्मे 3 फैमिली के साथ, इपीगाइने 7 फैमिली के साथ, कोरोनेरी 8 फैमिली के साथ, कैलिसिने 5 फैमिली के साथ, नूडीफ्लोरे 5 फैमिली के साथ, एपोकार्पे 5 फैमिली के साथ, एपोकार्पे 3 फैमिली के साथ, 5 नहीं 3, और ग्लूमेसी 5 फैमिली के साथ। इस प्रकार से यह इनका आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर है। देखिए, बेंथम एंड हुकर ने 200 फैमिली रिकॉग्नाइज किया, 7,569 जेनेरा और 97,205 स्पेसीज। अपने समय में उन्होंने इतना रिकॉग्नाइज किया। जो पॉलीपिटैली होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है? तो कोरोला ऑफ फ्री पेटल्स एंड रिकॉग्नाइजेज 3 सीरीज। इसमें जो यूनिट पेटल है और उसको सम्मिलित रूप से कोरोला कहते हैं। तो कोरोला फ्री पेटल से मिलके बना होता है पॉलीपिटैली में। जो पहला सीरीज है थैल्मीफ्लोरे, उसमें हाइपोगाइनस पेटल एंड स्टेमेन एंड रिकॉग्नाइजेज 6 ऑर्डर विथ रैननकुलेसी इन द बिगिनिंग एंड मालवेसी इन द लास्ट, इस सीरीज में। डिस्सीफ्लोरे
ये दूसरा सीरीज है पॉलीपिटेली का। इसमें एक नेक्टेरीफेरस डिस्क, एक डिस्क पाया जाता है ओवेरी के बेस पर, जिससे कि नेक्टर का स्राव होता है। तो डिस्सीफ्लोरे एक डिस्क के समान नेक्टर ग्लैंड जिसमें होते हैं, नेक्टेरीफेरस डिस्क पाया जाता है। और इसमें 4 ऑर्डर जेरानियल से शुरू होता है और सैपिंडल्स पे अंत होता है। और तब तीसरा है कैल्सीफ्लोरे, हैव पेरीगाइनस पेटल एंड स्टेमेन। कैल्सीफ्लोरे में पेटल्स पेरीगाइनस और स्टेमेन भी पेरीगाइनस। इट बिगिन्स विथ रोजेल्स एंड एंड्स ऑन अम्बिलेल्स। गैमोपिटेली have corolla of united petals and begins with rubiales and ends on lamiales। इसमें भी 3 सीरीज में बांटा गया है। गैमोपिटेली क्या खासियत है? कोरोला यूनाइटेड है और यह रूबियल्स से शुरू होकर लैमियल्स पे अंत होता है। और 3 सीरीज जो इसके हैं वो इनफेरी, जिसमें इन्फीरियर ओवेरी होता है, हेटेरोमेरे ओवेरी तो सुपीरियर होता है, और स्टेमेंस या तो उतना ही होता है जितना कोरोला लोब अथवा उसके दूना होता है। जितने कोरोला लोब माने पेटल्स होंगे, जितने कोरोला के लोब होंगे उसके उतना ही या उससे दूना स्टेमेन इसमें पाया जाएगा। और कार्पेल हर हाल में मोर देन 2, तो यह हो गया हेटेरोमेरे। बाई कार्पिलेटे यह तीसरा सीरीज है। इसमें ओवेरी सुपीरियर होगा। एज मेनी कोरोला लोब्स और फ्यूअर एंड कार्पेल्स यूजुअली 2। ऊपर में कार्पेल 2 से ज़्यादा था और यहाँ पर क्या है, कार्पेल 2 होता है सामान्य तौर पे। तो पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, और अब देखिए ये आया मोनोक्लेमाइडी, जिस नाम से उन्होंने बताया, पर इसे एपिटेली के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें पेटल नहीं होता है, डिवाइड ऑफ पेटल्स। इसमें 8 सीरीज उन्होंने बताया। कर्व इम्ब्रिये, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिस, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रो इम्ब्रिये, डैफिनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरे, यूनिसेक्सुअल्स एंड ऑर्डर एनोमाइलिस। अब देखिए मोनोकॉट में ये जो 7 सीरीज होते हैं, एपिटेली के बाद मोनोकाट, एपिटेली के बाद मोनोकाट। मोनोकाट में 7 सीरीज होते हैं। पहला है माइक्रोस्पर्म में। यह कैसे जाना जाएगा? क्योंकि इसका ओवेरी इन्फीरियर होगा और सीड बहुत छोटे होंगे। दूसरा सीरीज है इपीगाइने, सामान्य तौर पे इन्फीरियर ओवेरी और सीड बड़े आकार का होगा। कोरोनेरी पेरियंथ पेटेलॉइड होगा। यहाँ पर एक बात बता दिया जाए कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम हम लोग जानते हैं। तो कैलिक्स कोरोला जब मोनोकाट में जाते हैं तो यह उस स्वरूप में नहीं रहता है, 2 में नहीं बटा रहता है। यह पेरियंथ के नाम से जाना जाता है। और इसके यूनिट को सेपल पेटल नहीं कहते हैं, टेपल्स कहते हैं। ठीक है, टेपल्स यूनिट, और सम्मिलित रूप से पेरियंथ कहा जाएगा। यह जुदा बात है कि यह पेरियंथ सिंगल लेयर में रहेगा या डबल लेयर में रहेगा। हो सकता है दोनों हरा हो सकता है एक कलर्ड हो और एक हरा हो। यदि कलर्ड कोई रहेगा तो उसको पेटेलॉइड बोला जाता है, पेटल के समान। ठीक है, तो ये पेरियंथ की थोड़ी सी बात हो गई। अब कैलिसिने, इसमें पेरियंथ देखिए सेपलॉइड है, SEPALOID, टी नहीं, यहाँ पी है, सेपलॉइड। एंड ओवेरी कैसा है? वह सुपीरियर है। नूडीफ्लोरे
इसमें पेरियंथ लैकिंग, पेरियंथ होता ही नहीं है, ओवेरी सुपेरियर है। एपोकार्पे, कार्पेल्स फ्री है, यहाँ सुपेरियर में देखिएगा यह आर है। एपोकार्पेल कार्पी में कार्पेल्स फ्री और ग्लूमेसी में पेरियंथ स्मॉल स्केल लाइक, एग्जाम्पल पोएसी। तो ये हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेसन 1 और 2 यहाँ पर अभी तक हम लोग पढ़ें। अब देखिए इसको मैं आपके सिलेबस से थोड़ा जोड़ के देखना चाहता हूँ। सिलेबस से जोड़ के देखना चाहता हूँ कि सिलेबस में जो 30 फैमिली आपको पढ़ना रहेगा उनका स्थान इसमें कहाँ है। तो देखिए पहले हम लोग ये जानते हैं, पहले पढ़े हुए से कि पॉलीपिटेली के 3 सीरीज। पहले तो डाइकॉट जो है पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और एपिटेली, तो पॉलीपिटेली लेके चलते हैं, देखते हैं कि पॉलीपिटेली का क्या स्थान है। तो पॉलीपिटेली के 3 सीरीज, थैल्मीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। तो याद रखें, यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा वो फैमिली जो आपके सिलेबस में है और कहाँ उनका पोजीशन है। देखिए रैननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पापावरेसी, कैपेरिडेसी, कैरियोफिलेसी और मालवेसी, ये 6 फैमिली थैल्मीफ्लोरी के हैं। ये 6 फैमिली किसके हैं? थैल्मीफ्लोरी के। एक फैमिली आपको सिलेबस में पढ़ना है रूटेसी, डिसिफ्लोरी से, और 2 फैमिली एपिएसी और कुकुरबिटेसी, ये आपको पढ़ना है कैल्सीफ्लोरे से, और ये तीनों मिलके पॉलीपिटेली हो जाते हैं। इसका मतलब कि पॉलीपिटेली के अंतर्गत आपके रैननकुलेसी, पापावरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरिडेसी, कैरियोफाइलेसी, मालवेसी, रूटेसी, कुकुरबिटेसी और एपिएसी, ये इतने फैमिलीज हैं आपके सिलेबस में जो पॉलीपिटेली से पढ़े जाते हैं। अच्छा, अब गैमोपिटेली जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड हैं, यह जानने के लिए इसके भी 3 सीरीज हैं, इन्फेरे, हेटेरोमेरे, बाइकार्पिलेटे। तो आपके सिलेबस में इन्फेरी से कंपोजिटी और रूबिएसी पढ़ने हैं, और बाइकार्पिलेट में एपोसाइनेसी, एस्क्लेपियाडेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, अकेंथेसी, वर्बिनेसी और लैमिएसी या लैबिएटी बोला जाता है। तो ये 5 फैमिली बाइकार्पिलेट के और 2 फैमिली इनफेरी के, हेटेरोमेरी का कोई फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये गैमोपिटेली में आते हैं। 6, 2, 8 फैमिली आपके सिलेबस के गैमोपिटेली में है। अब देखिए एपिटेली में आप अपने सिलेबस से जो पढ़ते हैं, 2 फैमिली आप पढ़ते हैं, एक अमरेंथेसी है और दूसरा यूफॉर्बिएसी। तो कर्व इम्ब्रिये सीरीज में अमरेंथेसी आता है, यूनिसेक्सुअल्स में यूफॉर्बिएसी आता है, और बाकी इसके सीरीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिलेबस में। अब आइए थोड़ा मोनोकॉट की हम लोग और देखें। मोनोकॉट में इपीगाइनी से सीरीज से हम लोग मुजेसी पढ़ते हैं, कोरोनेरी से लिलिएसी, कैलिसिने से पामी, ग्लूमेसी से पोएसी। ये इतने फैमिली आप लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये 4 फैमिली मोनोकॉट के आपको पढ़ने हैं। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपके पास सामने 3-4 सवाल रखें, जिसका जवाब आप सभी विद्यार्थियों को चैट बॉक्स में लिख के भेजना रहेगा। आप एक कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, पर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो ठीक रहेगा। याद रहे, पहला सवाल है कि बेंथम एंड हुकर ने कौन सी पुस्तक लिखी। दूसरा सवाल है कि फ्लावरिंग प्लांट के वर्गीकरण में
जिम्नोस्पर्म का स्थान कहाँ पर है? तीसरा सवाल ये है कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, नेचुरल या फाइलोजेनेटिक क्या है? चौथा सवाल ये है कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सा है और सबसे एडवांस फैमिली कौन सा है? ये इतने सवालों का जवाब आपको देने हैं। कल आप लोग 11:20 में आते ही अपना अटेंडेंस लिख के भेजिएगा। उसके बाद आपको आगे एक लिंक मिलेगा जिससे आप ये वीडियो देख पाएंगे। आपने ध्यानपूर्वक इसे देखा, सारे सवाल हमारे बोले में है, जवाब भी है और आपको वो लिख के भेजना है। धन्यवाद। अब हम लोग कल देखा जाएगा।